बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप हमेशा की तरह अपनी फैमिलीज़ का और बाकी सबका भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था रिकॉर्ड, उसका सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 41A। पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 40 यानी कि पीरियोडिकल रिकॉर्ड। आज हम जिस सेक्शन के ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ, वो सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 41A यानी 41A, डिजिटाइज पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। यानी कि रिकॉर्ड्स को, जो जमाबंदी वाला रिकॉर्ड है, उसको डिजिटाइज कैसे किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब कोई रिकॉर्ड जो मैनुअल होता है यानी किताब की शक्ल में होता है, जाहिर सी बात है कि वो रिकॉर्ड गुम होने का भी खतरा है और उस रिकॉर्ड को अचानक किसी हादसे की वजह से लॉस होने का खदशा है। अक्सर देखा होगा कि अचानक दफातर में, फैक्ट्रीज में, घरों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड है वो स्पॉइल हो जाता है और खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए जो एक तरीक़ेकार को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो तरीक़ेकार क्या है? वो है डिजिटल करना, रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना, डिजिटाइज करना, ताकि बर वक्त नुकसान से बचा जा सके और रिकॉर्ड को मुहसर अंदाज में आप उसको महफूज कर सकते हैं। अब हम अगर इसको सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करें तो हमें ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए आइए हम पढ़ते हैं सेक्शन 41A कि वो क्या कहना चाहता है। सबसे पहले वो कहता है पॉइंट 1 में, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट है ये, लैंड रेवेन्यू एक्ट 2014, the Board of Revenue shall, by notification in the official gazette, specify a date for the commencement of the operation of digitize addition of record of rights of an state or a group of states in a district। तो बच्चों, अब आपको समझ तो आ गया होगा कि हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की अब बात कर रहे हैं। तो पॉइंट 1 में वो सादा से अल्फाज में कहना चाहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट में वो नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन करेगा कि किस डेट से डिजिटाइज रिकॉर्ड होगा। यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो कमेंसमेंट हुई है उसके बाद जो हुई है, वो क्या कहता है कि यानी खैबर पख्तूनख्वा की कमेंसमेंट के बाद जब ये तब्दीली आई है डिजिटाइज रिकॉर्ड की, तो वो बता रहा है कि किस डेट को किस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, किस ग्रुप का रिकॉर्ड या किस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन किस डेट से शुरू होगा। ये रिकॉर्ड डिजिटाइज बनाने का जो ऑपरेशन है वो आखिर किस तारीख से शुरू होगा, वो आखिर किस डेट से नाफिजुल अमल होगा, कब इन्फोर्सेबल होगा। बस वो पहले पॉइंट में यही बताना चाहता है। अब पॉइंट 2 में आइए, द कलेक्टर, अब पॉइंट 2 में देखिए वो क्या कहता है, द कलेक्टर शैल काज टू बी प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली बाय द सर्विस डिलीवरी सेंटर ऑफिशियल एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू may direct a digitized edition of the record of rights of an state or
ग्रुप ऑफ स्टेट्स। क्या बात हो रही है? स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट। यानी पॉइंट 2 में वो ये कहना चाहता है कि इसके लिए दफातर भी होंगे, जाहिर सी बात है, जिनको वो डायरेक्शन करेगा और ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बस सिंपल सी बात बताई गई है। और पॉइंट 3 में आइए, द डिजिटाइज एडिशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शैल बी कॉल्ड द डिजिटाइज पीरियोडिकल रिकॉर्ड फॉर एन स्टेट एंड शैल comprise the statement mentioned in clause A of subsection 2 of section 39। अब पॉइंट 3 में वो क्या कहना चाहता है, देखिए वो ये बताता है इस पॉइंट 3 में कि वो एक ही बात बता रहा है कि इसमें डिजिटाइज रिकॉर्ड भी उन्हीं स्टेटमेंट पर कंप्राइज होगा। यानी जो ये आप यूं समझ लें कि एक मैनुअल है, मिसाल के तौर पे कोई काम, अब उसको कंप्यूटराइज कैसे किया जाएगा, डिजिटाइज कैसे किया जाएगा, तो ये सारी के सारी चीजें जो हैं वो इसमें बताई जा रही हैं कि वो एक डाटे को आखिर वो किस तरह डिजिटाइज किया जाएगा। और वो सब सेक्शन क्लास 2 की बताता है, सेम वैसे ही होगा जैसे 39 में बताया गया। ये सेम वही तरीकेकार होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैनुअल में तरीकेकार और है, डिजिटाइज सिस्टम में और होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि जो जो सेक्शन 39 में तरीकाकार बताया गया था एज इट इज उसको वैसे ही डिजिटाइज कर दिया जाएगा। अब पॉइंट 4 में आइए, पॉइंट 4 में वो क्या कहते हैं, द कलेक्टर शैल काज टू बी मेंटेन बाय सर्विस डिलीवरी सेंटर ऑफिशियल इन डिजिटाइज फॉर्म record of mutations in an state and other documents as may be prescribed। अब वो क्या कहते हैं कि इसमें असल में ये वही काम है जो डिलीवरी सर्विस, जो सर्विस को यानी कि सर्विस डिलीवरी को वो यकीनी बनाएगा। असल में ये वही काम है कि वो सर्विस को जो डिलीवरी होगी उसको यकीनी बनाएगा। अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई फर्द चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उसको यकीनी बनाएगा, वो उसको फौरी उसको प्रोवाइड करेगा। अब पॉइंट 5 में आइए, पॉइंट 5 में वो क्या कहते हैं, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट प्रोहिबिटेड मैनुअल प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ एन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट in a district under section 41 from a specified date। अब क्या है जी, पॉइंट 5 में वो ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई स्पेसिफाइड डेट से 1 साल का रिकॉर्ड बनाना मकसूद है, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने देखें साल में अब 2 तरह की फसलें काश्त की जाती हैं, 6 माह का दौरानिया है। अब आप क्या कहें जी, जान छुड़ाने के लिए आप कहते हैं जी मैं 1 साल का पूरा रिकॉर्ड बना के रख लेता हूं, जान छुड़ा लेता हूं, तो ये क्या है जी, ये प्रोहिबिटेड होगा। एक काम जो आपने साल में 2 दफा करना है, उसका रिकॉर्ड उसका 2 दफा मेंटेन करना है, तो आप उसे 2 दफा ही मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल का सारा काम 1 दिन में करके रख दें और जान छुड़ा के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कि मसलन फसलें जो हैं वो 6 माह में लगाई जाती हैं। अब क्या है जी, एक ही साल में उसका रिकॉर्ड बनाकर रख दिया जाएगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरे साल में उसने क्या लगाया, कितनी ज़मीन काश्त रही, ज़ेरे काश्त रही, या कितना हिस्सा ज़मीन का बंजर रहा, अब वो इस रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करेगा? डेफिनेटली वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से बना के रख दिया। लेकिन अगर इन शॉर्ट के अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई फ्लड आ जाता है, कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो कैसे रखेगा? तो जो भी होगा इस हिसाब से आप रिकॉर्ड को मेंटेन रखेंगे। यानी खसरा जो गर्दौरी होगा वो साल में 2 बार ही इसको मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा इस रिकॉर्ड को। ऐसा नहीं है
कि अभी अब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो सारे का सारा एक दिन में काम कर ले, ख्वाह ऐसे करते भी होंगे, लेकिन जो तरीकाकार है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, वो यही है कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, कि प्रोहिबिटेड उसमें बताया गया है कि वो किस तरह प्रोहिबिटेड होगा। अब पॉइंट 6 की बात अगर हम करें, पॉइंट 6 में वो ये कहता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल cause to be prepared in digitized form the latest edition of the periodical record of any state if no such record exists। अब पॉइंट 6 में वो ये क्या कहते हैं, इसमें वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह देगा कि इसी तरह का रिकॉर्ड अगर नहीं है तो वो इसका रिकॉर्ड बनाने का हुक्म सादर कर देगा। ये है पॉइंट 6। अब अगर हम इसको दोबारा से गो थ्रू करें कि ये 6 पॉइंट्स में आखिर उसने क्या बात की, तो हम इसको मोटा मोटा अगर एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट 1 है जो इसका सेक्शन 41 का, सिंपल बताया जाएगा कि रिकॉर्ड को किस तरह डिजिटाइज किया जाएगा। यानी एक मैनुअल है, एक डाटा, एक रिकॉर्ड मैनुअल शक्ल में है, किताबी शक्ल में है, तो उसको आप कंप्यूटराइज कैसे करेंगे, उसको आप डिजिटाइज कैसे करेंगे। तो इसमें उसने बता दिया था पॉइंट 1 में ही कि अगर कोई डाटा मैनुअल की शक्ल में है तो उसको वो डिजिटाइज कैसे करेगा। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट में पहले तो नोटिफिकेशन कर देगा कि किस डेट से डाटे को डिजिटाइज किया जाएगा। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की जो कमिटमेंट हुई है उसके बाद ही ये तब्दीली आई है ना कि डिजिटाइज रिकॉर्ड की, तो वो बताएगा कि किस डेट से और कौन सी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, किस ग्रुप का ये रिकॉर्ड या किस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन किस डेट से शुरू होगा, वो तमाम तर बातों को पहले बता देगा। और फिर पॉइंट 2 में हमने सीखा या जाना कि सिंपल उसके लिए दफातर बनाए जाएंगे जिनको वो डायरेक्शन करेगा और इसमें रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। पॉइंट 3 में क्या था जी, पॉइंट 3 में सिंपल बात यही की थी कि उसमें भी डिजिटाइज रिकॉर्ड, उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसी पर वो कंप्राइज होगा। यानी कि जो मैनुअली तरीके से होगा, जो एक किताब की शक्ल में होगा, वो सेम उसी तरह एज इट इज उसको डिजिटाइज कर दिया जाएगा, यानी कंप्लीट कर लिया जाएगा, कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, वो तमाम तर चीजें वही होंगी। पॉइंट 4 में उसने क्या बताया था, पॉइंट 4 में वो सिंपल बताता है कि असल में ये वही काम है जो सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाएगा। काम तो सारा वही है, उसी बस वो मुतलका था, अब ये कंप्यूटराइज हो चुका है। उसे आप रजिस्टर खोल के फिर बताते थे, अब इसमें क्या है, आप कंप्यूटर खोलेंगे और बटन दबाएंगे और वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। पॉइंट 5 में क्या बताया गया था, पॉइंट 5 में हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल, यानी कि अगर एक साल में डाटा 2 दफ़ा आपने बनाना है तो आप 2 दफ़ा ही उसको मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि साल का डाटा आप मुकम्मल करके बना ले और जान छुड़ा लें, ये प्रोहिबिटेड है। मसलन फसलें जो हैं वो साल में 2 दफ़ा लगाई जाती हैं 6-6 माह के हिसाब से, तो आपको साल में 2 दफ़ा ही डाटे को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये प्रोहिबिटेड होगा। और पॉइंट 6 में हमने क्या जाना, पॉइंट 6 में उसने सिंपल बता दिया कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कह दे कि इस तरह का रिकॉर्ड कोई ऐसा मौजूद ही नहीं है तो क्या होगा जी, वो सिंपल रिकॉर्ड बनाने का हुक्म सादर कर सकता है। तो ये था सेक्शन 41A। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 42 को। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 क्या कहता है, इसको भी जरा हम इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, ये सारे के सारा जो है नहायत इम्पोर्टेंट है। आप इसको फुल तवज्जो के साथ सुनिए, फुल तवज्जो के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर आप अब नहीं समझेंगे तो फिर कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्लोली ऐस्तगी के साथ समझाऊं कि ताकि आपको इसके तमाम तर पॉइंट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट वो फुल तरीके से तैयार हो जाएं, क्लियर हो जाएं।
अब हम बात करने जा रहे हैं जो वो सेक्शन नहायत ही अहमियत के हामिल है और रोजमर्रा जिंदगी में आपका इससे बार बार पालना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड अगर आपका इटसेल्फ आपका ज़ाती हो, अपने रिलेटिव्स में हो, फैमिलीज में हो, या कोई क्लाइंट केस लेकर आपके पास आ जाए, तो ये सेक्शन नहायत अहमियत के हामिल है। अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो यकीन जानिए आज के बाद जो ये रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है, ये इंतकाल का जो प्रोसेस है, अटेस्टेशन ऑफ जो म्यूटेशन है, आप आज उसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। तो अब बात करने जा रहे हैं हम सेक्शन नंबर 42 की। वो बात करता है मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू द ओनर। अब क्या बात करता है, यानी कि इसका जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा जो जमीन के मालिक से रेलिवेंट होगा। हम इस सेक्शन में म्यूटेशन ऑफ अटेस्टेशन, ये जो अटेस्टेशन है उसका तरीकेकार को समझेंगे कि आखिर म्यूटेशन के लिए जो अटेस्टेशन की जाती है उसका तरीकेकार क्या होगा, उसको कैसे म्यूटेशन किया जाएगा या उसको म्यूटेशन को कैसे अटेस्ट किया जाएगा, यानी इंतकाल की जो तस्दीक है वो कैसे की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इंतकाल तो करवा लिया है लेकिन जब तक तस्दीक ही ना हो तो वो मंजूर कैसे होगा। तो ये नहायत अहमियत की हामिल है कि इस बात को समझना कि आखिर इंतकाल की तस्दीक कैसे की जाएगी। इसके बारे में आज हम मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे सेक्शन 42 के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 2 में वो पहले पॉइंट में क्या कहता है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर अ पर्सन एक्वायरिंग बाय इनहेरिटेंस, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट और अदरवाइज एनी राइट इन एनी स्टेट एज लैंड ओनर। डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को हम नहायत ही स्लो मोशन में पढ़ेंगे ताकि हमें इसका बारीक से बारीक पॉइंट भी है वो समझ में आ जाए। इसीलिए इसको समझ के और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना होगा। तो मेरे साथ आप सुनते चले जाइए, इंशाल्लाह ये जो सेक्शन है वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि मॉर्गेज, गिफ्ट और अदरवाइज any right in any state as a landowner or a tenant for a fixed term exceeding 1 year shall within 3 months from the date of such acquisition report his acquisition of right to the पटवारी of the state who shall। अब वो पहले पॉइंट में क्या कहना चाहता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि जमाबंदी का वो हिस्सा तैयार करना है जो जमीन के मालिक से रेलिवेंट है, यानी सबसे पहले जब कोई शख्स जमीन में अपना हक हासिल करना चाहता है, किसी स्टेट का वो मालिक बनना चाहता है या बनने के करीब है या बनना चाह रहा है, तो वो बजरिया विरासती इंतकाल से मालिक बन रहा है या बजरिया बै से वो मालिक बन रहा है या बजरिया मॉर्गेजी बन रहा है या बजरिया हिबा बन रहा है या किसी स्टेट का कोई शख्स बजरिया मजारा है जिसका अरसा जो है वो 1 साल से ज्यादा का मुआहिदा है। अगर वो इसके अंदर शामिल होता है तो उस शख्स के लिए जो हक हासिल करना है वो बजरिया बै या किसी भी तरीके से, तो उसके लिए जरूरी है कि वो जिस दिन जमीन उसने हासिल की है तो उसकी 3 माह के अंदर अंदर जिस तारीख से वो मालिक बना है, यानी इस दिन से लेकर 3 माह के अंदर अंदर, ये 90 दिन बनते हैं। अब 90 दिन के अंदर अंदर जमीन जो उसने खरीदी है उस जमीन का जो मालिक बनना है तो उसकी रिपोर्ट वो अपने मुतलका पटवारी को करेगा। फिर से समझिए कि जमाबंदी का जो वो रिकॉर्ड है, जो वो हिस्सा तैयार कर रहा है जो जमीन के मालिक से रेलिवेंट है, यानी कि आप इसकी मिसाल यूं ले लें या ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक आदमी है, लेट अस सपोज एक पार्टी है,
वो जमीन को खरीदना चाहती है, वो जमीन का मालिक बनना चाहती है। अब वो मालिक किस तरह बन रहा है? वो कहता है जी ये 4-5 तरीके हैं जिससे वो मालिक बन सकता है। या तो विरासती इंतकाल के थ्रू वो प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आ रही है, या वो परचेज कर रहा है, या वो मॉर्गेज के जरिए उसको वो मालिक बन रहा है, या गिफ्ट कर दिया गया, हिबा कर दिया गया है, और अदरवाइज या किसी और तरीके से, यानी कि बै का तरीका हो सकता है। इनमें से जो भी तरीके से वो मालिक बन रहा है, तो क्या है जी, अब कोई शख्स बजरिया मजारा जिसका अरसा वो क्या बता रहा है कि 1 ईयर 1 साल का होगा, शैल विद इन 3 मंथ, तो वो क्या है जी कि एक मजारा कोई शख्स बजरिया मजारे जिसका अरसा जो है वो 1 साल से ज्यादा का मुआहदा है, अगर वो इसके अंदर शामिल होता है तो उस शख्स के लिए जो हक हासिल करता है वो बजरिया बै या किसी भी तरीके से, हमने बात की ना बजरिया बै या अदरवाइज या किसी और तरीके से, या किसी और तरीके से, इस अगर वो मालिक बनता है तो इसके लिए जरूरी है कि वो जिस दिन जमीन उसने खरीद की है तो उसकी 3 माह के अंदर अंदर, जिस तारीख से वो मालिक बना है उस दिन से लेकर 3 माह के अंदर अंदर, यानी 90 दिन के अंदर अंदर वो जमीन जो इसने खरीदी है उस जमीन का मालिक जो बनने जा रहा है, तो वो उसकी रिपोर्ट अपने मुतल्लिका पटवारी को कर देगा। मेरे ख्याल से अब आप इस बात को तो, इस पॉइंट को तो अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर देखिए ये जो पॉइंट है ये मैं आपको बार बार बताता जाऊंगा जब तक आप फुल तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो जाता। सिंपल सी बात है, वो कहता है एक बंदा है, वो अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है, या उसको विरासती इंतकाल के जरिए वो जगह मिल रही है, या उसको हिबा किया गया है, या वो मॉर्गेज किया गया है, या अदरवाइज या किसी और तरीके से, वो किसी भी तरीके से अगर उसका मालिक बनना चाहता है, तो कोई भी शख्स बजरिए जो मजारा है जिसका अरसा 1 साल दे दिया गया है, तो वो क्या है जो उस डेट से लेकर 30 यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट अपने मुतल्लिका पटवारी को कर देगा। अब आगे देखिए, पॉइंट ए में वो क्या कहते हैं? पॉइंट ए में वो कहते हैं रिकॉर्ड सच रिपोर्ट इन द रोजनामचा टू बी मेंटेन्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बी में देखिए, फर्निश अ कॉपी ऑफ अ रिपोर्ट सो रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट। एंड सी में देखिए, सेंड अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट विद इन अ वीक ऑफ इट्स रिसीट बाय हिम टू द लोकल काउंसिल, यानी विद इन विच द स्टेट इज सिचुएटेड। अब अगर हम बात करें कि वो उसने अपने मुतल्लिका पटवारी को रिपोर्ट भी कर दी है, अब पटवारी जो है वो उस बंदे की रिपोर्ट को ले लेगा, अब वो उसकी रिपोर्ट को अपने पास जो रोजनामचा होगा, अब आपने देखा होगा कि हर पटवारी के पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह का रिकॉर्ड महफूज किया जाता है, तो उसमें से एक रजिस्टर एक रोजनामचा भी होता है जिसमें वो क्या करता है, उस रिपोर्ट को उस अंदराज करता है। यानी पटवारी जो है उस बंदे की रिपोर्ट जो जमीन की है वो इस रिपोर्ट को अपने पास रोजनामचे में इसका अंदराज कर लेगा। जो तरीका उसको बताया गया सेम उसी मुताबिक उसी उसूल और जवाबित को सामने रखते हुए वो उसका अंदराज करेगा। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद वो पटवारी जो है अपने रोजनामचे में उस रिपोर्ट का अंदराज करेगा, उसके बाद उसकी रिपोर्ट की एक नकल बनाएगा। जो इतला देने वाला है, जो बंदा जमीन का मालिक बनने जा रहा है, उसको वो उसकी एक नकल दे देगा। अब वो उसको नकल की कॉपी भी दे देता है, यानी फर्निश अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट सो रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या है, इसको बगैर किसी फीस के
यानी मुफ्त में उसे एक कॉपी फराहम करेगा। अब यहाँ की जो प्रैक्टिस है वो तो 200 रुपये लेते हैं, लेकिन कानून ये कहता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे करेगा। अब अगर आप कहें कि जनाब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये 200 रुपये किस चीज़ का ले रहे हैं, फिर वो कोई ना कोई एलिगेशन लगा लेगा। आप क्या करते हैं, उस एलिगेशन से बचने के लिए या टाइम को ज़्यादा किल करने से बेहतर है आप कहते हैं कि चलें 200 रुपये दे के जान छुड़वा ले। अच्छा जी, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी जो मुहैया कर देगा फिर क्या होगा? इसके बाद वो एक नकल मुतलका यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर के अंदर भेजेगा। सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की जो कॉपी होगी वो अरसाल करेगा विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऑफ इट रिसीट बाय हिम टू द लोकल यूनियन काउंसिल विद इन विच द स्टेट इज सिचुएटेड। अब क्या है जी, सिंपल उसकी नकल मुतलका यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर के अंदर इरसाल करेगा, और कितने दिन के अंदर? एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब क्या होगा जी, उस यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर के अंदर रोज नामचे के अंदर जो रिपोर्ट की नकल है वो इसे भेज देगा जहां जमीन वाक़या होगी। अब क्या है जी, अब पॉइंट 2 में आइए। अब यहां तक समझ आ गई, यानी कि सबसे पहले क्या करेगा जी, रिपोर्ट जो वो पटवारी है उसके रोजनामचे में दर्ज कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और वो किस तरह दर्ज करेगा? प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो तरीकाकार, जो उसूल ज़वाबित, जो हस्बे ज़ाब्ता उसको बताया गया होगा उसके मुताबिक वो रोजनामचे में उसको दर्ज कर लेगा। उसके बाद एक कॉपी, वो उसकी नकल की जो कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दे देगा उस रिपोर्ट की। और तीसरे नंबर पे कि वो सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट की जो एक कॉपी है उसको अरसाल करेगा विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऑफ इट्स रिसीट बाय हिम, यानी कि जो यूनियन काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी वो एक कॉपी अरसाल करेगा। अब पॉइंट 2 में आइए। पॉइंट 2 में वो क्या कहता है, ये बहुत आसान और सीधे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जो ये म्यूटेशन ऑफ अटेस्टेशन है उसको, उसकी सेंस को आराम से समझ सकें। तो बच्चों इसको ज़रा ठहर ठहर के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक एक बात को अपने दिमाग में नक्श कर लें। अब अगर वो नक्श हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको दोबारा भूलेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको अच्छे से अच्छे पढ़ें, अच्छे तरीके से इसको याद भी रख सकें। अब पॉइंट 2 में आइए कि पॉइंट 2 में वो क्या कहता है, इफ द पर्सन एक्वायरिंग द राइट is a minor or is otherwise unable to report, his guardian or other person having charge of his property shall make the report to the पटवारी। अब इन केस पॉइंट 2 में वो बताता है कि अगर कोई माइनर है, इसका कोई गार्डियन है, तो वो पटवारी को रिपोर्ट करेगा डेफिनेटली। अब माइनर तो नहीं ना जाएगा उसके पास, उसका कोई लीगल गार्डियन जाएगा। किसके पास? पटवारी के पास जाएगा। तो ये बात भी हमें आराम से क्लियर होगी, इस पे मेरे ख्याल से मजीद बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम पॉइंट 3 पे आते हैं। पॉइंट 3 में वो क्या कहता है, जरा आइए मिलके पढ़ते हैं। पॉइंट 3 में वो ये कहना चाहता है, द पटवारी शैल इंटर इन हिज रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस every report made to him under subsection 1। Dear students, आज का जो सेक्शन है वो हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। सेक्शन जो 42 है म्यूटेशन ऑफ अटेस्टेशन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप यहाँ जितना हम पढ़ चुके हैं उसको आप आसानी से पहले समझ लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पूरे सेक्शन को हम कवर करेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि तस्दीक का जो अमल है इंतकाल का वो कैसे मुकम्मिल किया जाता है, या अगर उसमें किसी तरह का कोई एरर आ जाए, कोई गलती आ जाए तो उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा।
और इसको तस्दीक कौन करेगा। ये वो 11 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।